हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज हम फिर से एक बार आपके सामने आए हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की 5th पार्ट में। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखा है तो जरूर जा करके इस आई बटन से भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको चारों पार्ट का लिंक मिल जाएगा। पहले उनको देख लीजिएगा, तब आगे की वीडियो देखिएगा। हालांकि यहाँ 20 से भी स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि हम पहले आपको बता दें कि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, इसके पहले हम लोगों ने 4th पार्ट तक में क्या पढ़ लिया था, न्यूक्लियस और उसका फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो उसके पहले भी तमाम चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। क्रोमोसोम्स क्या होता है ना, न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा, न्यूक्लियर पोर्स पढ़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा। न्यूक्लियस दो तरह का होता है हमने बताया। एक ऐसा न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोटिक टाइप का है, पुराने टाइप का है ना, जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होती है। और एक लास्ट वाला है, सेकंड वाला है वेल डेवलप्ड, जिसमें न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी होती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके आगे का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भैया, क्या नाम है इसका, यू प्रोकैरियोटिक सेल्स, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल्स दो तरह की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल, है ना। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका मतलब ये देखिए, प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव होता है प्रो मतलब, ठीक है। प्रिमिटिव या प्राइमरी बोल सकते हैं। कैरियोट, कैरियोट नहीं कैरियन बोलते हैं इसको। एडिटर भाई साहब हमारे ध्यान दें, कैरियन बोलते हैं इसको। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोट तो वो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी सेल जो है वो प्रोकैरियोट टाइप की होगी, उसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर मेंशन भी है कि प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। फिर से यहाँ पर प्रोकैरियोट्स कहा जाता है उनको, ठीक है, प्रोकैरियोट कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं भैया, ठीक है, जिसमें दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। इसमें इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका सेल कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप, मतलब पहले टाइप का होता है। मतलब यही पहले टाइप का सेल मतलब क्या, जिसका न्यूक्लियस जो हो वो प्रॉपर तरीके से वॉल या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ना हो, है ना। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उस तरह से डबल लेयर उसमें प्रॉपर तरीके से ना हो, जिसके अंदर का साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का और न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, मिल जाए जिसमें। फिर क्या बात कर रहे हैं हम लोग, द सेल लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जेनेटिक मटेरियल डीएनए एकदम ओपन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। दस द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज न्यूक्लियोटाइड, जो एकदम स्पेसिफिक नहीं है कि यही न्यूक्लियस है ना। मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर का ये न्यूक्लियस होता है, आमतौर पर ये न्यूक्लियस है ना। लेकिन अगर डिफाइंड ना हो कि यही न्यूक्लियस है, बाउंड्री एकदम फिक्स ना हो, यहाँ कहीं भी हो सकता है ना, कितना भी डिस्टेंस पे हो सकता है, तो कितना भी डिस्टेंस पे होगा, यहाँ भी हो सकता था या फिर यहाँ भी हो सकता था। अगर ये बाउंड्री एग्जैक्ट डिफाइंड नहीं है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि सेल में न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं है ना। और इसी रीजन को हम लोग, जहां पर ये लगभग पाया जाता है, लगभग वाले रीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियाइड बोल के काम चला लेते हैं। न्यूक्लियाइड ध्यान रखिएगा, ये प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स में पाया जाता है। न्यूक्लियस जहां पर डेवलप ना हो उसको न्यूक्लियाइड कहा जाता है। फिर आगे बात कर रहे हैं कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब चीजें इसमें नहीं पाई जाती। आगे हम लोग बढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल में। हमने अभी बताया कि न्यूक्लियस के आधार पर ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है उनको यूकैरियोटिक बोलते हैं, है ना। यूकैरियोटिक सेल मतलब यू मतलब यह देख लीजिए क्या है, यू मतलब क्या है, ट्रू या फिर वेल डेवलप्ड। अब कैरियन मतलब क्या होगा, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब इसका डेवलप वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है, जिसका न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी तरीके से हो, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म दोनों क्लियर कट तरीके से अलग अलग बहें, एक ही ना मिल जाए। जैसे यहाँ पर लिखा प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है, जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाएगी, है ना। दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव कंप्लीट एंड एडवांस टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पर कंप्लीट सेल का मतलब यह है कि उसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हो, जबकि प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते सारे ऑर्गेनल्स, है ना, यहाँ पर पाए जाते हैं। ईच सेल हैज मेम्ब्रेन, हर सेल के पास अपना क्या होता है,
मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंड क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जो सब कुछ प्रोकैरियोट में ये सब चीजें नहीं पाई जा रही थी। फिर यूकैरियोट में बात करते हैं हम लोग कि दीज टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोथ। ठीक है, यहाँ पर दोनों पाया, जैसे अमीबा हो गया, फंगस हो गया, अमीबा यूनिसेलुलर है, फंगस भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों है, प्लांट्स आमतौर पर मल्टीसेलुलर है, एनिमल सारे सारे सब क्या है, यूकैरियोट्स है। आप ध्यान दीजिएगा, दो चीज आपको ध्यान देना है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमेशा कैसा होगा, यूनिसेलुलर ही होगा। ठीक है, ये एक सेल वाला ही होगा। जो यूकैरियोटिक होगा ये दोनों हो सकता है, यूनिसेलुलर भी होगा और मल्टी सेलुलर भी होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यूकैरियोटिक सेल जो होगी वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा वो यूनिसेलुलर भी होगा, मल्टीसेलुलर भी होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि दीज टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों में पाई जाती है। कौन सी, यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों तरह का होता है, लेकिन याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज कंसिस्ट ओनली वन सेल इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, अगली वीडियो में आपको इसका आंसर भी मिलेगा। दोनों सेल्स के बारे में, दोनों ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चल रहा है कि इन दोनों सेल को क्या करें, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लें, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींचे हुए हैं पहले से। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या करेंगे, डिफरेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जो पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कहीं ना कहीं, उसको हम लोग थोड़ा सा रिपीट करेंगे। क्या बात हो रही है, द साइज ऑफ सेल इज वेरी स्मॉल। यहाँ पर साइज जो होता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसका साइज बहुत छोटा, कितना, लगभग 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर, है ना। ये 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक का इसका साइज हो सकता है। इसका जो साइज होगा वो 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक का साइज हो सकता है। ठीक है, ये एक सेल के बारे में बात हो रही है। अब आप ये ना कंफ्यूज है कि 1 से 10 यहाँ है तो 5 से वहां, ये चीज अलग है। ये मैक्सिमम 1 माइक्रोमीटर का भी होगा और 10 माइक्रोमीटर तक का मैक्सिमम जाएगा, है ना। यहाँ पर यूकैरियोटिक हमने कहा कि सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेल भी हो सकता है। तो यूकैरियोटिक जो सिंगल सेल होगी वो 5 माइक्रोमीटर के आसपास भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें नहीं होता, इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस। अच्छा, इसमें अच्छा वाला न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो न्यूक्लियस की जगह पर क्या होता है, न्यूक्लियाइड होता है। तो जैसी बात है, इसमें न्यूक्लियाइड क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। न्यूक्लियाइड जहां पर न्यूक्लियस का रीजन है जो डिफाइंड नहीं है, जो अनडिफाइंड रीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड, उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो इसमें प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड होता है, उसमें नहीं पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोइड नहीं, उसमें न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड एकदम। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करें कि सिर्फ और सिर्फ 1 क्रोमोसोम पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पर क्या हो सकता है, ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं आमतौर पर। ठीक है, यहाँ पर कोई न्यूक्लियोलस नहीं होता, नो न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोट के केस में। लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोलस। ठीक है, जिसको हम लोग राइबोसोम की फैक्ट्री बोलते हैं, न्यूक्लियोलस को। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोलस क्या होता है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं, राइबोसोम इटसेल्फ नोन एज व्हाट, प्रोटीन फैक्ट्री या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। और इसकी खुद की फैक्ट्री कहाँ है, न्यूक्लियोलस में, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। ठीक है, क्या आगे हम लोग बात करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, जाहिर सी बात है, जब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, इसी वजह से इसका नाम प्रोकैरियोटिक पड़ा था ना। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, तभी तो यूकैरियोटिक बनेगा। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं, नहीं होते मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि हमने बताया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब चीजें। तो और इसमें क्या होता है, पाया जाता है। यहाँ बात करें तो सेल डिवीजन क्या सा होता है, सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो सेल डिवीजन हमेशा 2 स्टेप का है, जिसमें सबसे पहले उसका कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस ही बढ़िया वाला नहीं है तो काहे बात का डिवीजन, है ना। इसलिए इनको दूसरे मीडियम की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब फिजन की तरफ जाना पड़ेगा, टूट करके कुछ अलग बनेंगे या बडिंग हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे होता है ना, ये सब तरीका है। और यहाँ पर कोई माइटोसिस नहीं होता, ग्रोथ ग्रोथ की कोई बात नहीं है, जैसा बन गया वैसा है। एग्जाम्पल तौर पर अगर लेंगे तो साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को और क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया, ये सब के सब कैसे होते हैं,
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या फिर सेल है, क्योंकि एक ही सेल का होता है, चाहे उसको सेल बोल लीजिए चाहे ऑर्गेनिज्म बोल लीजिए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ सेल डिवीजन कैसे होता है, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ना। और यहाँ पर मियोसिस के थ्रू भी सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक और मियोसिस में दो ही एक मेन अंतर है, आप समझ लीजिए। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल बनती है, जबकि मियोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होकर के चार सेल बनती है। दो स्टेप पे बनती है, अलग बात है ना। ये चीज आपको ध्यान देना है हमेशा, माइटोसिस मियोसिस, ये कई बार बच्चे जूनियर क्लासेस में कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो यूकैरियोटिक सेल है या ऑर्गेनिजम्स है ना, इनके अंदर जो सेल पाई जाती है वो कैसे डिवाइड होती है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों तरीके से डिवाइड हो सकती है। एग्जाम्पल तौर पर फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, अपना नाम भी सब लोग लिख लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब के सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है ना, हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए बच्चा, सेल जो है ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो ये लिक्विड भरा है ना, यही सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, लिखा है ना, द फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। इन्हीं दोनों के बीच में जो लिक्विड भरा है वही क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिफर्ड टू एज साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कैसा होता है ये, विसियस होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है ना, जेली लाइक होता है, विस्कस होना चाहिए यहाँ पर, गाढ़ा है ना, जेली लाइक होता है सब्सटेंस दैट कवर्स द एंटायर सेल। ठीक है, एंड सेव द न्यूक्लियस, पूरे सेल को ये कवर करता है, न्यूक्लियस को सुरक्षा प्रदान करके। न्यूक्लियस अंदर है, ऊपर से लिक्विड है गाढ़ा सा एकदम से, वही हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल फॉर वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस, सेल के अंदर जो भी मैकेनिज्म चल रही है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में सेल का जो शेप होता है वो मेंटेन करता है ये, है ना। से अलग अलग शेप्स की सेल होती है, ओवल, रेक्टेंगुलर और फाइब्रस, है ना, लॉन्गिट्यूडनल, उन सब के शेप को मेंटेन करने का काम किसका है, साइटोप्लाज्म का है। फिर बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में। जैसे कि हर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। और इसमें हर एक ऑर्गेनिज्म, सॉरी हर एक सेल ऑर्गेनल का क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अपना एक फंक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जब साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, उसके अंदर एनर्जी फॉर्मेशन उसका काम है। लाइसोसोम का काम अलग है, गोल्जी बॉडी का काम अलग है ना। इन सब चीजों का काम अलग अलग बताया जाता है। ये सब किसके बारे में, कहां पर है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल ऑर्गेनल से सारे धसे हुए हैं। अगला हम लोग बात करें साइटोप्लाज्म के बारे में, ये किसका बना होता है, देखिए ध्यान से, साइटोप्लाज्म में मेनली क्या होता है, वाटर होता है। लगभग 90% इसमें सिर्फ क्या होता है, वाटर होता है। फिर थोड़ा सा क्या होता है, सॉल्ट होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, प्रोटीन वगैरह सब पाए जाते हैं, है ना, लिपिड के, कार्बोहाइड्रेट्स के, ये सब चीजें इसमें पाए जाते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी तमाम पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि एक टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है, साइटोप्लाज्म आप पढ़ते हैं तो डोंट बी कंफ्यूज इन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसॉल। साइटोसॉल क्या होता है, द लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, एक लिक्विड हो गया, है ना, और ढेर सारे ऑर्गेनल्स हो गए। अगर इन ऑर्गेनल्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए, इसको ना माना जाए, तो खाली जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म का, उसको क्या बोलते हैं, साइटोसॉल बोलते हैं। साइटोसॉल, सॉल मतलब सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड बेसिकली। फंक्शन साइटोप्लाज्म का क्या है, हमने बताया कि साइटोप्लाज्म एक बहुत बढ़िया मीडियम है, जहां पर कोई भी न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज को जाना होगा तो कहां से जाएगा, वो साइटोप्लाज्म होकर के ही जाएगा ना। तो यहीं पर हम लोग बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स मीडियम फॉर बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सब कुछ इसी के थ्रू ही होकर के आगे चीजें बढ़ती हैं, बायोमोलिक्यूल्स वाली। अगर हम लोग बात करें उसके अगले फंक्शन की, इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल्स। सेल्स के अंदर कोई भी मटेरियल अगर मूव कर रहा है तो उसमें जिम्मेदार कौन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि इसी के थ्रू जाना होगा। अच्छा, सेल के बाहर से किसी भी मॉलिक्यूल को अगर न्यूक्लियस के अंदर पहुंचना है या फिर सेल में कहीं पहुंचना है तो उसको साइटोप्लाज्म से होकर के ही जाना पड़ेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। और हमने आगे पिछले स्लाइड में बताया
कि क्या करता है, सेल शेप मेंटेन करता है साइटोप्लाज्म, और इसमें क्या होता है, सारे सारे सेल ऑर्गेनल्स को होल्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है। एक बड़ी बात हम लोग पढ़ते हैं, है ना, बड़ी बात क्या है, द लिविंग कंपोनेंट्स द सेल आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ऑफ यहाँ होना चाहिए, द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर, क्या क्या लिविंग है, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी लिविंग है, न्यूक्लियस लिविंग है, माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको प्यार से ईआर बोलते हैं वो लिविंग है, गोल्जी बॉडी लिविंग है, और राइबोसोम लिविंग है, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, है ना, न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है ये, और ये प्लास्टिड पाया जाता है कहाँ पर, प्लास्टिड कहाँ होता है, प्लांट सेल में होता है हमेशा, ठीक है। तो ये चीजें पाई जाती हैं, ये सब लिविंग कंपोनेंट्स हैं। दूसरा बड़ी बात है कि सेल सैप, क्रोमोप्लास्ट, वैक्यूल एंड सेल वॉल आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये नॉन लिविंग है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। जो सेल सैप है, जो सेल के अंदर कोई भी लिक्विड कंटेंट भरा पड़ा है ना, उसको सेल सैप बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट, प्लास्टिड का एक टाइप होता है जो कलर्ड प्लास्टिड है। प्लास्टिड आमतौर पर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं प्लास्टिड्स, है ना, 3 कौन कौन से, एक क्लोरोप्लास्टिड, एक क्रोमोप्लास्टिड, और एक ल्यूकोप्लास्टिक, ठीक है क्या, ल्यूकोप्लास्टिक। क्लोरो मतलब ग्रीन कलर वाले, है ना, क्रोमो मतलब क्या होता है, कलर्ड या कलरफुल बोल लीजिए या कलर्ड बोल लीजिए, ल्यूको मतलब कलरलेस। तो कोई भी चीज का प्लांट सेल में अगर हम लोग कलर देने की बात करते हैं तो उसमें क्रोमोप्लास्ट का काम आता है। अगर वहां ग्रीन कलर दिया जा रहा है तो वो क्लोरोप्लास्ट का काम आएगा। अगर वो एकदम कलरलेस है तो कौन सा प्लास्टिड जिम्मेदार होगा, ल्यूकोप्लास्टिड वहां का जिम्मेदार होगा, है ना। ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, तो ध्यान रखिए ये सारे लिविंग्स वाले हैं, है ना, और ये सारे सारे कैसे हैं, नॉन लिविंग वाले पार्ट हैं सेल के अंदर। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग बात करें सेल ऑर्गेनल्स। अभी तक हम लोगों ने ढेर सारा सेल के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं, कितने होते हैं, क्या चीज होते हैं, ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या चीज के बारे में बात करें तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। पहली बात समझिए, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इनके जो ऑर्गेनल्स हैं इनके बाहर मेम्ब्रेन लगी होगी, एक मेम्ब्रेन या 2 मेम्ब्रेन, डिपेंड करेगा अलग अलग के जगह पर, है ना। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं साथ में, ये स्पेशलाइज्ड मतलब किसी विशेष काम के लिए बने हुए हैं, सब कुछ कॉमन नहीं है ना। विद इन अ सेल, सेल के अंदर पाए जाते हैं, दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, बताया, लाइक ऑर्गन्स इन द बॉडी, जैसे बॉडी के अंदर ढेर सारे ऑर्गन है ना, हार्ट का काम अलग है, आईज का काम अलग है, हैंड का काम अलग है, स्टमक का काम अलग है, पैनक्रियाज, लीवर, सबका काम अलग अलग, ये सब ऑर्गन्स है ना। इसी तरह से सेल के अंदर जो सेल का टोटल फंक्शन आ रहा है वो भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स की वजह से आता है। ऑर्गन के जैसे की वजह से इनको ऑर्गेनल कहा जाता है, ऐसे नहीं है ऑर्गन, है ना, ऑर्गन नहीं है ये, क्योंकि सेल के अंदर के बारे में बात की जाती है, लेकिन ऑर्गन के जैसे ही होते हैं, इसीलिए छोटे छोटे ऑर्गन जैसे कोई स्ट्रक्चर होता है तो उसको ऑर्गेनल कहा जाता है, इसलिए सेल ऑर्गेनल्स लिखा जाता है, ठीक है। कह रहे हैं हर एक सेल ऑर्गेनल हैज अ डेफिनिट शेप, उनका फिक्स शेप है एकदम से। माइटोकॉन्ड्रिया बारे में बात करेंगे तो कुछ ऐसा शेप होता है ना उसका, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में कुछ ऐसा शेप होता है, तो हर सेल ऑर्गेनल्स का अपना एक फिक्स शेप होता है एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबका फंक्शन अलग अलग है। तो सेल पर ये चीज है ना। कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में यहाँ पर देखें, एक ये सेल दिखाया गया है, जैसे ये स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। ये सबसे क्या बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कुछ अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, सेंट्रोसोम कुछ पाया जाता है, कुछ माइक्रोफिलामेंट पाया जाता है, ये है लाइसोसोम जो हमने बताया, है ना। क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सेल के अंदर का, है ना। ये दूसरों को, सेल को बचाने के लिए खुद की आत्महत्या कर लेता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग नाम रखा गया है। जो ईआर होता है ये बाहर वाला देखिए स्मूथ होता है, अंदर वाला रफ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है ना। कुछ वेसिकल्स पाए जाते हैं, कुछ पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं, कुछ वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ये ढेर सारा सब साइटोप्लाज्म बना है। ये गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स है, ये पूरा पूरा गोल्जी अपरेटस है ना। ये न्यूक्लियस के अंदर पाते रहे, तो लेकिन हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बात करें तो सेल के बाहर 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 ही बात करना है हम लोगों को मेनली, है ना। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट वेरी पावरफुल कौन सा ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में बच्चा बच्चा तक जानता है।
माइटोकॉन्ड्रिया के क्या बोलते हैं भैया, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस क्यों, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ना। जैसे हमारे यहाँ घरों में लाइट बिजली आती है, इसका ये कहाँ से आती है, पावर हाउस से बन करके आती है ना। पावर हाउस का मतलब है, हालांकि हो सकता है वहां पर स्टोरिंग होती होगी, बनती कहीं और है, तो यहाँ पर लेकिन यहीं पर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया पर ही बनती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया। सेल के अंदर जो भी खाना पीना हम लोग खाते हैं, अगर मैं बोल भी रहा हूं कि जो एनर्जी मुझे मिल रही है ये हमारी सेल में, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में वो एनर्जी, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ होगा एटीपी में। ये काम कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसेंशियल ऑर्गन है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। हम लोगों ने बात किया प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए ही नहीं जाते, इसीलिए यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर वो दोबारा बात रिपीट हो रही है। होता क्या है यहाँ पर, दे जनरेट एटीपी। एटीपी मतलब क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3, फॉस्फेट, एडेनोसिन एक तरह का नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, इसमें होता क्या है एटीपी में, द सेल्स प्राइमरी एनर्जी करेंसी है एटीपी। मेन, जैसे हम लोग को कोई चीज खरीदना होता है तो हम लोग गांधी जी का बना हुआ नोट हम लोग चलाते हैं मार्केट में, है ना। लेकिन बॉडी में अगर कोई काम कराना होगा, फंक्शन कराना होगा, तो वहां पर क्या खर्चा लगता है, एटीपी लगता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। इसलिए कैसे मिलता है, थ्रू सेलुलर रिस्पिरेशन, सेल के अंदर जो रिस्पिरेशन होता है। अब बात कर रहे हैं रिस्पिरेशन की, सेल के अंदर रिस्पिरेशन, वहां कौन रिस्पिरेशन कर रहा है। रिस्पिरेशन 2 लेवल का होता है, देखिए, एक एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, एक इंटरनल रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन का मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि सांस लेना सांस छोड़ना रिस्पिरेशन है, नहीं, इट इज ब्रीदिंग नॉट रिस्पिरेशन। या फिर रिस्पिरेशन में कहेंगे तो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन है ये। इंटरनल रिस्पिरेशन क्या होगा, जब ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर जाएगी और सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आएगा, उसको सेलुलर रिस्पिरेशन कहा जाता है। सेलुलर रिस्पिरेशन की वजह से ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है, हायर क्लासेस में पढ़िएगा। तो यहाँ इसमें होता क्या एक्चुअली में, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। स्टोर कहाँ होती है, ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल के फॉर्म में, इसको हम लोग एटीपी बोलते हैं। यही तो एटीपी खर्चा की जाती है यहाँ पर। आमतौर पर होती कैसे है, ये रॉड शेप्ड होते हैं ऑर्गेनल्स, कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप, देखो यहाँ पर कुछ रॉड जैसा है ना। अब क्या हो रहा है, बहुत छोटे लेवल पे देखोगे तो रॉड जैसा दिखेगा, अभी हो सकता है आपको रॉड ना लगे, है ना। ठीक है, एक इनर वॉल होती है, एक आउटर वॉल होती है, इसमें मेम्ब्रेन, है ना। यहाँ देखिए ये वाली आउटर में है ना, आउटर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है। आप ध्यान से देखेंगे तो इनर मेम्ब्रेन पर सीधी नहीं है ना। इनर मेम्ब्रेन सीधी ना होने के बजाय बीच बीच में कैसी है, अंदर तरफ से फोल्डिंग भी है उसमें, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो इनर मेम्ब्रेन अंदर तक घुस करके ऐसे आती है, इधर भी ऐसे फोल्डेड है। तो ये हमेशा पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि जो फोल्डिंग्स दिखती है यहाँ पर, है ना, वो कौन सी, आउटर की इनर। तो इनर मेम्ब्रेन से होता है, आउटर मेम्ब्रेन से कोई मतलब इसका नहीं होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये इनर, सॉरी ये इनर, ये आउटर, ये बीच का जो स्पेस हुआ इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है ये। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर, इंटर मेम्ब्रेन के अंदर भी जो एक ग्राउंड सब्सटेंस भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी मैट्रिक्स में कुछ राइबोसोम्स आपको मिलेंगे जो प्रोटीन फैक्ट्री बना रहे होंगे, कुछ डीएनए मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो सेल होता है, सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है, उसमें डीएनए है। ठीक है, लेकिन ये तो कुछ यहाँ पर है ना बाहर, ये तो बाहर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। सेमी ऑटोनॉमस मतलब ये खुद से भी अपने आप को जनरेट कर पाएगा, तमाम काम ये अपने आप कर लेता है। अब हम लोग को समझना है कि ये जो अंदर वाली फोल्डिंग है, जैसे ये फोल्ड हो गए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली में, क्रिस्टी बोलते हैं, है ना। ये फोल्डिंग होकर के क्या होता है, क्रिस्टी बोलने लगते हैं हम लोग इसको। ठीक है, क्रिस्टी के अंदर भी दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक क्रिस्टी के अंदर, ये ध्यान से आप इसको पूरा जूम करके दिखाया गया है, एक F0 पार्टिकल होता है और एक F1 पार्टिकल होता है ना, पोर्शन है, सॉरी, ये पूरा एक पार्टिकल है, F1 पार्टिकल भी कहा जाता है इवन। तो F1 जो पोर्शन है या पार्टिकल है, एक्चुअली में एग्जैक्ट एटीपी फॉर्मेशन इसी F1 पार्टिकल पर ही होता है। अभी के लिए ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक सबसे ज्यादा बड़ी बात आपको मिली कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी होता है, बाकी नॉर्मल जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा उसके अलावा।
फिर क्या लिखा है, द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, बाहर वाली मेम्ब्रेन थोड़ा पोर्स होते हैं, उसमें छेद होते हैं, लेकिन स्मूथ होता है। एंड द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, अंदर अंदर होता है, एंड लार्ज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टी, हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स, हम लोगों ने चर्चा कर लिया पहले ही डायग्राम के हिसाब से, ये मैट्रिक्स है, ठीक है क्या। द फोल्ड इन द क्रिस्टी क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, जो फोल्ड्स होते हैं ये इसमें ढेर सारा क्या निकलता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, निकलता कुछ नहीं है। तो क्या होगा सरफेस एरिया बढ़ने से, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो केमिकल रिएक्शंस होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी तो होगा क्या, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है ना, बात तो कर चुके भैया, क्या काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी बनाएगा, और क्या करेगा, इम्यूनिटी को रेगुलेट करेगा, कोई बीमारी हमको होगी कि नहीं होगी अगर हमारी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करती रहेंगी तो हम लोग एनर्जेटिक रहेंगे, कोई बीमारी नहीं मिलेगा। कोई पैथोजन भी अगर आता है हमारे शरीर में, तो अगर हमारे शरीर में एनर्जी है तो उसको मार करके भगा सकते हैं हम लोग या मार सकते हैं। एक कैल्शियम बैलेंस के बारे में बात करते हैं, कैल्शियम स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का काफी रोल है। सेल डेथ और उसका रिन्यूअल के बारे में बात करें, ऑटोफैजी में भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। ऑटोफैजी मतलब जो अपने आप को ही खा जाए, रिन्यूअल मतलब ऐसे ना दोबारा रिन्यू करा जाए। स्टेम सेल रेगुलेशन भी यहीं से कहीं ना कहीं है, सेलुलर रिस्पिरेशन तो यहाँ से होता ही है। एक बड़ी बात अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस ओवर 90% ऑफ द एनर्जी योर बॉडी सेल्स यूजेस, जो भी हम लोग एनर्जी यूज कर रहे हैं उसका 90% हिस्सा लगभग यही बनाती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, एक बड़ी बात ये हो गई, एक बड़ी बात क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हैज देयर ओन डीएनए, भी चर्चा की है, एंड इवन डिवाइड इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल, अपने आप ये डिवाइड कर सकता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा, जबकि सेल में डिवीजन होता है आमतौर पर, लेकिन ये होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तीसरी बड़ी बात क्या है, 40% ऑफ द हार्ट मसल सेल्स, 50% ऑफ लीवर सेल्स आर मेड अप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हार्ट की मसल है, आप देखिए जो हार्ट की कार्डियक मसल है उसका नाम क्या है, कार्डियक मसल। आपको पता है कि जब आप पैदा हुए उसके पहले से ये कार्डियक मसल काम कर रही है ना, आपको जानकारी, कार्डियक मसल जो है ये जब हम लोग पैदा हुए उसके पहले से ये काम कर रही है, तो इसको तो एनॉर्मस एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी। इवन हम लोग कुछ ना भी कर रहे हो तब भी, हम लोग सो रहे हो तब भी हार्ट काम करता है, तो हार्ट की मसल काम करती है, मतलब सेल काम करती है। तो एक्चुअली में होता क्या है वहां पर कि उसका जो पूरा मसल का फॉर्मेशन है वो लगभग 40% सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए है उसके पास अपना खुद का, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जब खत्म होने लगता होगा, डेड होने लगता होगा, क्योंकि सब सेल ऑर्गेनल का अपना, सेल का अगर लाइफ स्पैन है तो सेल ऑर्गेनल का भी होगा, है ना। तो अब धीरे धीरे जब वो डेड होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेगा अपने आप को, डिवाइड कर लेगा, है ना, इसलिए ज्यादा जरूरी है। 25% लीवर की सेल्स, अगर लीवर के बारे में बात करें, लीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म कराने में, हमारे सेल के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन सब में, तो लीवर के सेल्स जो हिपेटोसाइट्स हैं, है ना, उनकी सेल्स भी 25% लगभग किसकी बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की बनी होती है। तो ये डेटा याद रखिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में आपको ये डेटा पूछ ले। आज की डेट में हमने क्या पढ़ा भैया, हम लोगों ने पढ़ा यहां से प्रोकैरियोटिक्स, हम लोगों ने सेल पढ़ा, उसमें कैसे क्या होता है सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल फोटो बनाया गया है जो एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने चर्चा किया कि इसमें प्रो टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है अच्छे से डेवलप नहीं होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म अच्छे से क्लियरली डिवाइड नहीं होगा, सब एक दूसरे में मिक्स हो रहा होगा। एग्जाम्पल तौर पर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, और आर्की बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया, है ना, असली वाले बैक्टीरिया यही है, वो सब फर्जी बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हम लोगों ने पढ़ा। यूकैरियोटिक सेल पढ़ा जहां पर एक अच्छा सा न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो, ठीक है। सारा चीज हम लोग पढ़े कि इसमें राइबोसोम होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है ना। फिर हम लोगों ने इसका एक डिफरेंस किया आज की क्लास में, इसका साइज कैसा होता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो इधर प्रेजेंट होगा, जो होता है इधर उसका जस्ट अपोजिट इधर हो सकता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़े हम लोग कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बीचों बीच पाया जाता है, अगर इसमें से सेल ऑर्गेनल निकाल दिया जाए तो इसको साइटोसॉल बोलते हैं, है ना। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो, सेलुलर रिएक्शंस हो, वो सब कुछ कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म हम लोगों ने पढ़ा कि सेल शेप बनाता है, रिएक्शन कराता है ना, ये सारी चीजें। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जैसे हमारे शरीर में ढेर सारे ऑर्गन्स हैं,
जो सब मिलकर के काम कर रहे हैं, तो हम अपना एक फंक्शन कर पा रहे हैं। इन द सेम वे सेल अगर कोई काम को कर रही है ना, तो उसके अंदर वो काम किस वजह से आ रहा है? सेल ऑर्गेनल्स की वजह से आता है। ठीक है, इसमें ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को आगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों ने आज एक सेल ऑर्गेनल डिस्कस किया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सारा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, पावर हाउस क्यों बोलते हैं ये हमने चर्चा किया। ठीक है, फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोगों ने पढ़ा और 2-3 हम लोगों ने बड़ी बातें पढ़ा। तो अभी तक के लिए फिलहाल 5th पार्ट में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस सीरीज की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड लक।